नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जो जीएस का सेक्शन है कॉमन पेपर के लिए। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो 20 मार्क्स का या जैसे LT ग्रेड में 30 मार्क्स का जो जीएस आता है तो उसके लिए ये क्लास है। तो बने रहिए मेरे साथ, डिस्कस करना शुरू करते हैं आज के प्रश्न। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया जो है किस प्रकार के शासन प्रणाली को फॉलो करती है। तो देखो भाई, ध्यान रखना, इंडिया में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इंडिया में संसदीय प्रणाली, इंडिया में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से कॉपी किया है, तो ये यूके से कॉपी किया है, यानी कि ब्रिटेन से हमने इसको कॉपी किया है। ठीक है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो किस जगह पर बनी है, उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर। उस जगह का नाम क्या है? वेस्टमिनिस्टर। तो पार्लियामेंट ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर में बनी है, इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को वेस्टमिनिस्टर, और हमने कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है तो हम इसे कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल। आई होप क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। भारत में जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखना, जो मंत्रिपरिषद होती है इंडिया में, मंत्री परिषद, इसके हेड कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, आर्टिकल 74। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसके प्रति जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय प्रणाली आधारित सरकार को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो लोअर हाउस के प्रति जिम्मेदार होती है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। भारत में राजकोषीय नीति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राजकोषीय नीति, भारत में राजकोषीय नीति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, एक पॉलिसी तो ये होती है राजकोषीय नीति, एक और पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। इसे क्या कहेंगे? मौद्रिक नीति। दो पॉलिसी होती है मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसे बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसे बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी,
और इसे बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। इसे क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो दो टाइप की पॉलिसीज हैं, तो ध्यान रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया में कौन बनाता है? आरबीआई। आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 3 आरबीआई से। ठीक है। वहीं राजकोषीय जो नीति है इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, यानी कि वित्त मंत्रालय। कौन बताएगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सवाल तो यही पूछा है कि फिस्कल पॉलिसी इंडिया में कौन बनाता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? तो बजट डेफिसिट का मतलब यह है जब खर्चे ज्यादा हो कंपैरिजन टू राजस्व, रेवेन्यू कम हो। जब एक फिक्स ईयर में खर्चे ज्यादा हो जाए सरकार के और रेवेन्यू कम आए, उसे बजट डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। तो घाटा ही है ये, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम है, तो ये आपका हो जाएगा जब एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू। याद रखेंगे। जो बजट है, बजट ये लोकसभा में पेश किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। 1 फरवरी को होता है, 1 फरवरी को होता है। ठीक है, आगे देखिए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? संविधान सभा की। संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा में कई सदस्य, 389। इन सदस्यों की अलग अलग कमेटी बना दी गई, अलग अलग कमेटी बना दी गई। हर कमेटी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। तो उन्हीं कमेटी में से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो प्रारूप समिति है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी। तो इसके जो चेयरमैन थे वो खुद पंडित नेहरू थे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब ये जो संविधान सभा थी जिसकी अलग अलग कमेटी थी, उनके अलग अलग चेयरमैन थे। अब अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, तो ध्यान रखना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और वहीं पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के?
तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा ये? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे, द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज्ड विच मेटल फर्स्ट, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, अब इसी को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है जिसकी खोज हुई वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, दयाराम साहनी ने की। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहली मेटल कौन सी यूज की? कॉपर। क्या यूज किया? कॉपर। सबसे पहले लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? पहली धातु कॉपर। और ये चाल्कोलिथिक पीरियड की बात है, चाल्कोलिथिक पीरियड की बात है ये, यानी कि ताम्र पाषाण युग। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं इतिहास के क्लासिफिकेशन की, तो जो पहली हिस्ट्री होती है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मीजोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल और ये आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के जो लोग हैं वो शिकारी हुआ करते थे और खाना इकट्ठा करने का काम करते थे, फूड गैदरर। मीजोलिथिक में लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पशुपालन। और नियोलिथिक में कृषि करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सॉरी। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? फंडामेंटल राइट तो देखो, इनिशियली क्या था? इनिशियली मतलब शुरुआत में, शुरुआत में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके एक जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव कर दिया जाता है और इस फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को नई जगह भेज दिया जाता है अंडर आर्टिकल
300A और यहां पे ये बन जाता है लीगल राइट। यहां पे ये क्या बनता है? लीगल राइट बन जाता है। याद रहेगा? चलो, तो कुल मिला के जब 7 में से 1 गायब हो गया तो कितने बचे? 6। कितने बचे? 6। और देखो आप, ये जो फंडामेंटल राइट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। आर्टिकल इससे रिलेटेड 12 से लेकर 35 तक हैं। कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है कॉन्सेप्ट? अमेरिका से लिया है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था? बंदरगाह नगर तो भैया लोथल गुजरात। कहां पर है? लोथल। यहां पे ये बंदरगाह नगर है। बंदरगाह मिला है यहां पे गोदीबाड़ा। ठीक है, क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। व्यापार होता था यहां से। जहाज मिले हैं, पानी के जहाज मिले हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में क्या मिला है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10th शेड्यूल। कुल कितने शेड्यूल हैं भारतीय संविधान में? 12। कुल कितने शेड्यूल हैं भारतीय संविधान में? 12। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निगम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है भैया? तो हमारा एशिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, याद रखेंगे। आपके लिए सवाल है, वो कौन सा देश है जहां पर क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या बहुत कम है? लगभग 1/3 जो क्षेत्र है उसका खाली पड़ा है, जनसंख्या नहीं है। वो कौन सा देश है? उत्तर में बताएं आप कमेंट करके। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये फैक्चुअल सवाल है, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, यानी कि मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, राजकोषीय नीति इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। ठीक है, कौन सा ये राजकोषीय पॉलिसी का टूल नहीं है? तो देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चे करना राजकोषीय पॉलिसी में आता है। टैक्स लगाना राजकोषीय पॉलिसी में आता है। पब्लिक बोरोइंग सार्वजनिक उधारी लेना राजकोषीय नीति में आता है। केवल इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट वाला टूल है ये राजकोषीय नीति में ना आकर किस में आएगा? मौद्रिक नीति में आएगा। किस में आएगा? मौद्रिक नीति में आएगा। हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का हेड कौन है भैया? सरपंच होता है, पता है ये तो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं से संबंधित है? 243 ZG 243 O। तो 243 लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसमें अगर ZG की बात करें हम
तो ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायती राज सिस्टम में हाईएस्ट टीयर कौन सा होता है? तो जिला परिषद सबसे टॉप पर है, जिला परिषद सबसे टॉप पर है, उसके बाद पंचायत समिति और लास्ट में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता कमेटी। गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया था? तो ये हमें पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। दांडी यात्रा आपको पता ही होगा, दांडी यात्रा, सरकार का नमक कानून तोड़ दिया था, नमक कानून तोड़ दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन, इसे याद नहीं रखना है, पता है आपको। मैक्सिमम गैप, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है? तो देखो, संसद जो चलती है उसके मैक्सिमम 3 सेशन होते हैं साल में, पहला बी, दूसरा एम और तीसरा डब्ल्यू, BMW। बी का मतलब है बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक। तो एक सेशन, अब ये कब से शुरू होता है? ये फरवरी से शुरू होगा आपका, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक चलेगा। फिर जून की छुट्टी देके जुलाई से लेकर सितंबर तक ये चलेगा। अक्टूबर की छुट्टी देके नवंबर और दिसंबर में ये चलेगा, ठीक है। तो लगातार 2 सेशन, यानी बजट सेशन खत्म हुआ उसके बाद मानसून सेशन स्टार्ट होने में अधिकतम गैप कितना कर सकते हैं? कोई भी इमरजेंसी होती है तो अधिकतम गैप कितना कर सकते हैं? 6 महीने का। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, याद रहेगा। भारत में संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है भाई, ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। तो दोस्त, ये हमने डिस्कस किया आज के सवाल GS के सेक्शन के। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को प्रैक्टिस क्लास में समझाने की, एक्सप्लेन करने की, जिससे आपके जो डाउट है वो दूर हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।